जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए छोटी वीडियो है, लेकिन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ कि एग्जाम में यही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको डिटेल में हम समझाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। इसका क्वेश्चन 2017-2022 में आया था और किस तरह से पूछा था वो भी हम बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी शरीर के जो है ना, बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है। जब हेपेटाइटिस बी होता है तो ये किस अंग को संक्रमित करता है। तो ये जो है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस है, विषाणु। इसके कारण क्या होता है, लीवर का जो है ना एक गंभीर संक्रामक रोग हो जाता है, और जिसको कैसे ठीक कर सकते हैं, टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। समझ गए, लीवर को संक्रमित करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हमने शॉर्ट में लिख रखा है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, अति लघु में भी पूछ लेता है और आपका बहुविकल्पीय हमेशा आ जाता है, कई बार आया भी है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, ये होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। और विद्युत धारा का मात्रक कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा है ना कि इस वीडियो में हम वही प्रश्न करेंगे, वही प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कई बार रिपीट होते आए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है नहीं और जितना भी है वो सब यही है, यहीं से आना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को अभी देख रहे हो तो अभी से लाइक कर दो, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक अगर पूछा जाता है तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अंडरस्टैंड, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर। और 1 एम्पियर क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। 1 एम्पियर से अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो 1 सेकंड में जो है ना, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अगले जो प्रश्न हैं एड्स से रिलेटेड, ये आपके एग्जाम में पुटअप कर लिए जाते हैं, कई बार किए गए, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, लिख दिए हैं। आप लोग एक काम करिए, पेन उठाइए, आप अपनी कॉपी उठाइए, चाहे नोटबुक कुछ भी उठा लीजिए, उस पर आप ये सभी पॉइंट्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत से अच्छे से सोच समझ कर बनाए हैं आपके लिए। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है तो आपको क्या लिखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर आपसे पूछ लेता है कि एड्स का वायरस क्या है, एड्स रोग का विषाणु क्या है, या एड्स किसके द्वारा होता है, तो आप लिखेंगे एचआईवी के द्वारा होता है। एचआईवी वायरस जो है वो एड्स का विषाणु है। ठीक है, एचआईवी वायरस के द्वारा ही एड्स होता है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब होता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है ना, ये 1 दिसंबर को होता है। ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये सीटेट में भी आने वाले हैं। अगर आप सेकंड पेपर में साइंस लिए हैं तो वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि मेरेस्मस क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होते हैं। प्रश्न इस तरह से आएगा, तो आपको लिखना है कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। सीटेट में भी पिछली बार पूछा गया था ये। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ लेगा कौन सी है, तो बी सी लिख देनी है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो बी और सी विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन को आप शॉर्ट ट्रिक के भी जरिए याद कर सकते हैं, वो होता है कीड़ा, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कि कीड़ा इसको बोलते हैं। कीड़ा हमारा जल में घुलनशील होता है क्या, नहीं होता है। कीड़ा जल में रहता है तो वो वहाँ घुलनशील नहीं होगा। तो इसलिए आप इस तरह से याद कर लीजिए कि जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है, यानी कि ADEK, ये विटामिन जो हमारी वसा में घुलती हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी और ये सर्वाहारी, ये जो आपके हैं ये पूरा चैप्टर में अच्छे से यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। शॉर्ट में आप समझ लीजिए, आराम से लिख दीजिए, नंबर पक्का। क्या है कि उत्पादक के बारे में अगर आपसे पूछ लेता है बेटा कि उत्पादक किसे कहते हैं, है ना, उत्पादक क्या है, उत्पादक किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर पूछ लेता है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है ना, कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो देख लीजिए कि उत्पादक जो है ना वो स्वपोषी होते हैं, पहले पॉइंट। ठीक,
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक। उपभोक्ता क्या है, ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर डिपेंड करते हैं। ये परपोषी होते हैं, ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। और उत्पादक का एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे और नीला हरा सेबाल। उपभोक्ता का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण होगा हमारा मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। इसका उत्तर मैं आपको सिर्फ समझा कर दूंगा, यहाँ पर लिखने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी करने से, लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो शाकाहारी क्या होगा, आपको नाम से भी पता होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग। शाकाहारी जो साग सब्जियाँ खाता है, फल फ्रूट खाता है, फल खाता है, सब्जी खाता है, रोटी दाल चावल ये सब खाने वाले होते हैं शाकाहारी। ठीक है। अब मांसाहारी की बात करें तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मांसा क्या होता है, मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। ठीक। उसका जानवरों का मांस खाते हैं ना, मीट मछली वगैरह, अंडा वगैरह, तो वो मांसाहारी होता है। सर्वाहारी जंतु जो दोनों खा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से इंसान ऐसे होंगे, बहुत से मनुष्य ऐसा आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति जो फल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, दाल रोटी वगैरह भी खाते हैं और मांस भी खा लेते हैं, अंडा मछली मीट वगैरह भी खा लेते हैं, है ना। तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे सर्वाहारी जंतु, जीव होते हैं ना, सर्वाहारी। तो ये हमारा जो है बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब हमको क्या करना है, बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी से कर दो, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके एग्ज़ाम के चक्कर में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपको पता है दिसंबर के लास्ट तक हो जाना है ना, दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाना है। और आप बिना देरी किए हुए प्लीज़ वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। अगला टॉपिक हमारे सामने निकल कर आ रहा है खाद्य जाल। खाद्य जाल जो है बहुत बार आ चुका है, 2017 में भी शायद आया था, 2018 में भी आपके एग्जाम पेपर में आया था। तो खाद्य जाल क्या है कि जब खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, थोड़ा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, घबराना नहीं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है ना, एक जाल बन जाता है, उसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ये तो खाद्य जाल हमारा कंप्लीटेड। चलिए, ऊष्मा के सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, ये हमारे 2022 में भी शायद पूछे गए थे, अभी जल्दी पूछे गए थे हाल ही में। ऊष्मा के सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बताइए। उदाहरण के सहित यहाँ पर दिया है कि जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, संचरण क्या होता है, प्रवाह होता है, बह सकता है, जिन पदार्थों से ऊष्मा बह सकती है सरलता से, उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, है ना। अब है कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण यानी कि ऊष्मा प्रवाह जो है वो नहीं होता, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु इसके उदाहरण हैं। आपने देखा होगा लकड़ी में क्या करंट दौड़ता है, क्या ऊष्मा जा सकती है, नहीं जा सकती है। लोहा में करंट आ सकता है। तो यही टॉपिक आपको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको समझा दिया है, शॉर्ट में। बहुत ही ऐसा लगता है ना जैसे कि एक छोटे बच्चे को जैसे पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी लिखा है, बहुत लंबा लंबा है, लेकिन आप इतना लिख दीजिए, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला टॉपिक हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि धातु गैल्वनीकरण। बहुत बार आया है, 2017 में भी आ चुका है। धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, और इसे ही गैल्वनीकरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया, और मैंने जो लिखा है वो समझ लीजिए। जंग को रोकने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है गैल्वनीकरण, और इस विधि में लोहे या स्टील के क्षरण को रोकने के लिए जस्ते की एक पतली परत लगाई जाती है ना। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हमारा है कि विद्युत के 2 सुचालक पदार्थ और 2 कुचालक पदार्थ, ये पूछा गया था हमसे 2017 और 2018 में। तो विद्युत के 2 सुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं, सोना है, एल्यूमिनियम है ना। और विद्युत के
दो कुचालक पदार्थ अगर पूछा जाए तो रबड़ और प्लास्टिक। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारा आया है पिग आयरन से निकलकर। पिग आयरन किसको कहते हैं, 2019 में पूछा गया था आपके। पिग आयरन किसे कहते हैं, वो होता है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, है ना। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है, जिसको हम कच्चा लोहा भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ब्लड ग्रुप मतलब रुधिर वर्ग, रुधिर मतलब रक्त या ब्लड, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता होता है। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको समझाने के लिए नोट्स बनाइए आप कि रुधिर वर्ग ए होता है ब्लड ग्रुप, लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इनमें से अगर सर्वग्राही पूछा जाए तो ए बी होता है। सर्वग्राही का मतलब है कि सबका ग्रहण करने वाला, जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो सभी से ब्लड ले सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो। और सर्वदाता क्या है कि वो सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अगले बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। धातु अधातु में अंतर भी पूछ लेता है। ये सभी यहाँ पर लिखे हुए आपके सामने स्क्रीन पर। समझ नहीं आ रहा है, देखिए आप नोट बाद में कर लीजिए, लिखना बाद में, पहले समझ लो, पहले समझ लो, ठीक है। खनिज किसको कहते हैं, खनिज क्या है कि प्रकृति में पाए जाते हैं भू परपटी पर, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है, पापड़ी जिसको बोलते हैं। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा, नमक, चूना पत्थर, बहुत से ऐसे हैं, मैंने यहाँ पर 2-3 नाम लिख दिए हैं। अयस्क किसको कहते हैं कि वह खनिज पदार्थ जिसे धातुओं का, ठीक है ना, जिससे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, उसको अयस्क कहते हैं। उदाहरण हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो ये हो गए हमारे अयस्क, है ना। चलिए जी, धातु और अधातु में अंतर अगर पूछ लेता है, या केवल धातु किसे कहते हैं या धातु किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, तब भी आप आराम से लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं मैंने। धातु क्या है कि वह तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाती है। कहने का मतलब ये कि जिन तत्वों में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है वह धातु कहलाते हैं। अधातु क्या है कि वह तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसके अपोजिट होता है धातु के। मतलब जिन तत्वों में ऊष्मा विद्युत का चालन नहीं होता वो अधातु होती हैं। धातुएं क्या होती हैं कि ठोस होती हैं, सॉलिड स्टेट में रहती है ना। धातु ठोस होती हैं, जैसे कि पारा ठोस होता है। पर अधातु क्या होती है कि तीनों अवस्थाओं में रह सकती है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं अधातु की, ठोस, हवा, गैस। धातु में चमक होती है, धातुओं में क्या होता है, चमक होती है ना, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो देख लिए, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत आगे तक जाना है हमें, और आपको साथ मिलकर चलना है, इस सफ़र को पूरा करना है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, अब हर 1-2 दिन के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे @शिवांसर, आपकी स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले पे देखिए, नीचे लिखा है यूट्यूब चैनल का नाम शिवांसर, और टेलीग्राम लगा है, नीचे लिखा है @शिवांसर। बिल्कुल सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी @शिवांसर नाम का यूज़र नेम डालिए, सर्च कीजिए, आईडी आएगी, मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए, बात करेंगे आपसे। देखिए कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है कि हमारा जो 2 साल थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारा अभी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम है ना, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, पहले उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, और एग्ज़ाम फॉर्म एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले ही भर जाता है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर कोई भी नोटिस नहीं आया है। तो ऐसा मान के चलिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि दिसंबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे 100%, ठीक है, 20 से 25 दिसंबर तक 100% हो जाएंगे। तो प्लीज़ तैयारी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारी सी गलतियों को क्षमा कीजिए, छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।